नमस्कार दोस्तों, कपा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए 1 नवंबर को जो शिफ्ट हुई है अभी शिफ्ट 1 की एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के कुछ एमपीजी के और साइंस के सवाल जो आपको बड़े फ़ायदेमंद होने वाले हैं आगे की अगली शिफ्टों में जो क्वेश्चन पेपर आना। आज सेकंड पेपर था क्योंकि 31 तारीख की छुट्टी थी, है ना, एकता दिवस के चक्कर में। तो जैसे हमारा मोटो है नया सीखो आगे बढ़ो, तो आप सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कपा क्लासेस 10 को ज्वाइन कर लीजिए। आज के एग्ज़ाम के बारे में कुछ थोड़ा बता दूं मैं। जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 1 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें यदि आप देखें तो लगभग 65 क्वेश्चन तो जो हैं लगभग, है ना, क्योंकि 25 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 20 प्लस मैथ्स के थे। और उसके अलावा जो जीके है, तो जीके जो इंडिया लेवल का जीके है उसमें उतना वेटेज नहीं है, कम वेटेज है, लेकिन एमपीजी का वेटेज है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12। और जो साइंस आई है उसका वेटेज भी बहुत है, लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि साइंस में ये समझ लीजिए कि 7 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं। और फिजिक्स भी ऐसी फिजिक्स जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो बच्चे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स है ना। जबकि जैसे ऑप्टिक्स जो है, लेंस है ना, जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उससे ज़्यादा पूछा है। तो अब हम ध्यान रखेंगे तो लेंस। और एक और चीज़ बता दूं, ये 10th लेवल की जो फिजिक्स थी वो नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे 11-12 लेवल की, है ना। भले इन्होंने एग्जाम में डाला 11-12 लेवल की जो मैथ्स है वो पूछ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अदर सब्जेक्ट जैसे एमपी जीके और जीके है और रीजनिंग है बहुत आसान आ रही है, बहुत ही आसान है ना। तो ये इसमें हम कवर कर लेंगे। और बच्चों के नंबर भी ऐसा नहीं है कि एकदम बिलो आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं, लगभग एवरेज अबव एवरेज आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है मानव शरीर जो है ना, ह्यूमन बॉडी है, उसका पीएच मान पूछा है ना। तो अब आगे की जो शिफ्ट है उसमें हो सकता है कि अलग अलग चीज़ों के जो पीएच मान है वो पूछें। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का लगभग होता है 7.35 टू 7.45, जब थोड़ी सी एल्कलाइन होती है हमारी बॉडी, ठीक है ना, क्षारीय जिसको बोलते हैं। तो ब्लड का पीएच मान पूछेंगे तो 7.4 लिख सकते हैं। और यूरिन का 6 याद रख सकते हैं। अम्ल वर्षा का लगभग 5.6 याद रख सकते हैं। मिल्क का 6.4 से 6.8 तक याद रख सकते हैं। और उस दही का थोड़ा सा और खट्टा होता है ना, 4.5 से 5.5। तो ये आप मन में याद रखेंगे और इस टाइप का टॉपिक पढ़ के जाएंगे। और पूछा है जैसे एमपीजी के। अब देखिए एमपीजी के मेला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, जो फेयर्स होते हैं ना, अलग अलग जगह में फेयर लगते हैं। तो एमपीजी के भी वो एकदम सतह ही नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा घुस के पूछ रहा है। जैसे धमौनी का उर्स जो है ना, धमौनी का उर्स किसकी याद में लगता है? तो हम सब लोग पढ़ते हैं धमौनी का उर्स कहाँ लगता है, सागर जिले में लगता है ना, सागर जिले में लगता है। लेकिन अब वो पूछ रहा है किसकी याद में लगता है ना, इन हुज रिमेम्बरेंस द धमौनी उर्स यानी फेस्टिवल हेल्ड। तो ये लगता है बाबा मस्तान शाह ना, बाबा मस्तान शाह की स्मृति में यानी उनकी याद में लगता है ना। ये अप्रैल से मई महीने में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? सागर, है ना। तो ये याद रखेंगे। तो और बाकी मेला भी आप पढ़ के जाएंगे। और अब मेला में आपको पता चल गया है कि किसकी याद में, कितने दिन तक भी पूछ सकता है, कहाँ पर, है ना, कब से कब तक, किस महीने में, है ना। महीना आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, किस माह में लगता है। तो ये भी याद करेंगे, इनको भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये वही रिपीट होगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, जैसे अब हमने कल भी कहा था बांध से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आप बांध अपने याद कर लीजिए। कल हीराकुंड बांध पूछा था, है ना, कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, कौन सी नदी पर है ना। तो सबसे लंबा बांध है ना, और ये महानदी पर है, जैसा कि कल हमने क्लास में देखा था, है ना। तो आज पूछा है राजघाट जो बांध है उसका निर्माण कब हुआ, है ना, किस नदी पर है, कब नहीं, राजघाट बांध का निर्माण कब हुआ। तो जैसे कि राजघाट बांध सबको पता है बेतवा नदी पर है ना, माता टीला बांध, राजघाट बांध सब बेतवा नदी पे है ना। और इसे रानी लक्ष्मीबाई
परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1975 में और ये समाप्त हुआ लगभग 2006 में। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा है ना, चलते रहते हैं, बांध प्रक्रिया चलती रहती है। तो 1975 याद रखें। अभी बेतवा नदी पर है ना, तो आप बांध वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन हुज किसके शासन काल में सबसे ज़्यादा यूनानी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे? इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था ना। इन हुज रैन मोस्ट नंबर ऑफ ट्रेडर्स है ना फ्रॉम ग्रीक केम टू इंडिया ना। अब ग्रीक ये नहीं, ट्रेडर पूछा है, कौन ग्रीक नहीं पूछा, ट्रेडर ग्रीक पूछा है। तो ऑप्शन से अब देखिए मौर्य वंश से पूछ रहा है। अब हो सकता है आगे के वंश है ना, शुंग वंश या गुप्त वंश, ये सब भी पूछ सकता है ना। तो हमको ये सब टॉपिक पढ़ के चलने होंगे। तो ऑप्शन थे इसमें अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ है ना। चारों ही मौर्य वंश के शासक हुए हैं ना। तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक आपस में, फिर बृहद्रथ आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, फिर इसके बाद मेगास्थनीज आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स भारत आए। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर एक क्वेश्चन पूछा, देखिए योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। लगभग 4 से 5 योजनाएं पूछा है आज, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की दो तीन योजनाएं पूछा है, और मोदी जी के नाम से 2-3 योजनाएं, मतलब प्रधानमंत्री के नाम से ना 2-3 योजनाएं, लगभग 4 से 5 योजनाएं आज के क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में पूछा है ना। तो उदिता योजना अभी ऐसी योजना है जो छुपी रहती है ना, ज़्यादातर हमको लोग नहीं पढ़ते हैं ना, फेमस नहीं है, एक उदिता योजना है ना। तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 2016 को लेके आई। और यह है क्या, एक सरकारी पहल जो किशोरियों यानी छोटी बच्चियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्रित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई, खासकर मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है ना। तो इसमें क्या किया, जैसे आंगनवाड़ी होती हैं जो, उनमें स्वच्छता सप्ताह मनाया गया है ना, और ये उदिता कॉर्नर बनाया गया आंगनवाड़ियों में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ना। तो और भी योजनाएं मध्य प्रदेश की पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने भीमगढ़ बांध है ना। अभी हमने जैसी चर्चा करी बांध वो पूछ ही रहा है, भीमगढ़ बांध, जिसको संजय सरोवर बांध भी कहते हैं ना। ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। और कौन सी नदी पर है, बैनगंगा नदी पर है, बैनगंगा नदी पर स्थित है। और इसे एशिया का सबसे बड़ी मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है। और इस बांध का निर्माण 1972 में शुरू हुआ। तो ऐसे बैनगंगा नदी, सिवनी और संजय सरोवर, इसको और भी कहते हैं ना। तो ये बांध वाला चैप्टर भी आप पढ़ के जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछा, देखिए पीएम गति शक्ति है ना, पीएम गति शक्ति से भी क्वेश्चन पूछा है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने शुरू करी है। तो पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत और समग्र ढांचा प्रदान करना है। रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डों जैसे विभिन्न परिवहन इंजनों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाता है। लगभग 16 मिनिस्ट्रीज का काम इसमें आता है ना। जैसे बुनियादी ढांचे पर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में समन्वय में और तेजी आती है, और इसका उद्देश्य भी वही है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से, भू संरचना है ना, से रिलेटेड स्कीम है पीएम गति शक्ति। फिर पूछा है पीएम स्वनिधि पूछा, देखिए पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पूछा है ना। अब ये इसमें ये नहीं पूछा, अब इसमें कल को राशि पूछ सकते हैं, किसके लिए आई है ये पूछ सकते हैं ना। तो आपको योजनाओं वाला चैप्टर ऐसे रट के है ना, जो रोड लर्निंग होती है ना, वो करके जाना है ना। अब पीएम स्वनिधि के बारे में जानते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित छोटे फेरी वालों है ना, जो रेडी लगाते हैं वो लोग, फेरी वालों को कार्यशील पूंजी है ना, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना काम फिर से शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके है ना। एक तरीके आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर एक तरीके से ये योजना लाई गई। इस योजना के अंदर विक्रेता बिना किसी गारंटी के है ना, लोन फ्री 10,000 तक का पहला ऋण, वो कोलेटरल फ्री ऋण ले सकता है, और समय पर भुगतान करेगा तो 20,000 और 50,000 के तक के भी ऋण इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 7% की सब्सिडी मिलती है ना। तो इसका उद्देश्य पूछा है। तो अब इसकी राशि और किस कारण है, किसके लिए, ये सब भी पूछा सकता है, और अदर योजना में भी आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए त्यौहार। अब त्यौहार और मेले पूछ ही लिया है, त्यौहार पूछ रहा है। अब त्यौहार ये है पूरे इंडिया का है ना, भारत का त्यौहार पूछा है, ठीक है।
अब मध्य प्रदेश के त्यौहार भी पूछ सकते हैं, कल भी त्यौहार पूछा था ना, गुड़ी पड़वा और लावणी नृत्य पूछा था। तो 100 डमरू बजाकर जो त्यौहार मनाया जाता है उसे कहते हैं ना डमरू, और कई जगह आपको इंग्लिश में ड्रम मिलेगा ना। तो 100 डमरू बजाकर जो त्यौहार मनाया जाता है उसे कहते हैं, उसका नाम है बांग्ला। बांग्ला, अब बांग्ला कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला से बांग्लादेश, बांग्ला से पश्चिम बंगाल मत मान लेना आप, है ना। जिसे दी 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और एक फसल उत्सव है ना, जब फसल कटती है या फसल कटती है उसका उत्सव है ना। तो मेघालय की गारो जनजाति द्वारा, है ना, तो ये बांग्ला। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन जो गुड़िया ने हमको बताया है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के बाद बच्चा पैदा होने पर कितने दिनों के भीतर तक उसको वैध माना जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है कि हिंदू विवाह के अधिनियम के अंदर यदि कोई दंपत्ति साथ रह रहे हैं और यदि उनका अलगाव हो जाता है ना, डाइवोर्स हो जाता है, और उस कितने दिनों के भीतर तक वो यदि बच्चा होता है तो उसको वैध माना जाएगा, मतलब अवैध नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन यही थे 180, 240, 270 और 280। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 280, है ना। फिर एक क्वेश्चन, चाहे वो आप रीजनिंग में मान लीजिए या अपनी साइंस या इसमें मान लीजिए। तो जैसे पूछा था वाशिंगटन डीसी यूएसए, कैनबरा, ये एक्चुअल में क्या है? वाशिंगटन डीसी यूएसए या इसकी राजधानी है, कैपिटल है ना। ऐसे कैनबरा की किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की। तो आप कैपिटल वगैरह भी देख के जाइए ना, कई बार आपको रीजनिंग में इससे फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? अब तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाती है ना, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम, है ना। तो ये किसके लिए चलाई जाती है, कितनी राशि है? यही देखिए चौथा 5वां सवाल है योजना का, है ना, मध्य प्रदेश और पूरी इंडिया की मिला के। तो ये SC ST के छात्र छात्राओं के लिए चलाई जाती है, जो कि सिविल सर्विसेज में यदि उत्तीर्ण होती हैं किसी भी स्टेज पर, है ना, किसी भी स्टेज पर, उसके हिसाब से उनको यदि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो UPSC में 40,000 और MPPSC में 20,000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो UPSC में 60,000, MPPSC में 30,000, और साक्षात्कार जो जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, यदि उसमें सफल होते हैं तो UPSC की में 50,000 मिलती है और MPPSC में 25,000। SC ST के छात्र छात्राओं के लिए, है ना, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है ना। तो ऐसी नई योजनाएं जो आई हैं वो भी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी से सबसे कम सिंचाई या खेती में सिंचाई की जाती है ना। अब जो गुड़िया है उसने जिस हिसाब से बताया है उसको एग्जैक्ट नहीं पता है। विच रिवर डू द लीस्ट पार्ट इन इरीगेशन इन द मध्य प्रदेश, है ना, किस नदी, एक दो क्वेश्चन आए, एक बार आएगा। तो मध्य प्रदेश में किस नदी से सबसे कम, तो इसमें ऑप्शन शायद ताप्ती माही थे, तो उस हिसाब से माही लगेगा। सोन और एक आध और ऑप्शन था वो याद नहीं था, है ना। तो हमको जितना पता चला है हम बता रहे हैं आपको। विच रिवर मध्य प्रदेश किस नदी की सबसे कम सिंचाई होती है या खेत सिंचाई में उपयोग होता है ना, तो माही, है ना। माही नदी में सबसे छोटी नदी है, इसके कुछ हिस्सों में ही सिंचाई, इससे कुछ हिस्सों में सिंचाई होती है, इसलिए हम इसको आंसर मान रहे हैं। इस उत्पत्ति के बारे में, माही नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में, है ना, 158 किलोमीटर बहती है। और यही वह रिवर है जो किसको 2 बार काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, 2 बार काटती है। और एक क्वेश्चन किताबों से भी आया है ना, किताब या जो बुक्स नई बुक्स रिलीज होती हैं उनसे, या पुरानी कोई सा क्वेश्चन आया, बच्चों को याद नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाएं। फिर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने 2024 से 24 तक IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के उप महानिदेशक यानी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य किया, है ना। तो ये देखिए 2022 का सवाल एक तरीके से, है ना, 2024 तक जब ये रिटायर होंगी या तो तब यहाँ का मान लीजिए यहाँ का, तो हमको ये लगभग 2 से 3 साल का करंट अफेयर, वैसे भी कल भी 2023 का क्वेश्चन था, है ना। तो करंट अफेयर हमको 2 से 3 साल का जो फेमस मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देख लेना एक बार, है ना। तो इसमें ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे, देखिए ऑप्शन से पहला है अरुंधति रॉय, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है गीता गोपीनाथ और चौथा है इंदिरा नूई, है ना, इंदिरा नूई। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अब यदि जो बच्चा पढ़ के गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया किताबों वाला, यदि वो किताबें पढ़ के गया है
तो उसको पता है अरुंधति राय लेखिका है, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इंदिरा नूई जो पेप्सिको है उसकी CEO है। तो गीता गोपीनाथ विल भी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। निर्मला सीतारमण, इंदिरा नूई और इसमें से ये लेखिका है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है ना, और तो गीता गोपीनाथ इसका आंसर हो जाएगा। तो गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना कौन सी है ना। देखिए नदी परियोजनाओं से क्वेश्चन, बांध से क्वेश्चन, और एक और जो आप देख रहे हैं वो है सिंचाई, है ना। सिंचाई से तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें मिक्स होके आ रही हैं ना, एकदम सतही लेवल पे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो मिक्स होके थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना पूछा है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपयोगी भी बच्चे ने सब बताया कि उपयोगी पूछा है ना। तो इसमें ऑप्शन से नर्मदा, चंबल, सोन, है ना, बेतवा। तो 3 ऑप्शन तो उसने बताया, बेतवा मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो इसमें आंसर होगा नर्मदा, है ना। सबसे ज़्यादा जो है वो नर्मदा महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आपको ये ऑप्शन दिए ये भी याद करके इनके बारे में, चंबल नदी परियोजना कब आई, है ना, किससे शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ पर इसके योजनाएं और चल रही हैं, छोटी, बड़ी, मध्यम, है ना, तीनों प्रकार से। फिर क्वेश्चन आया है, देखिए भारत का क्वेश्चन है, इंडिया का जी के। भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना, SEZ किस राज्य में है, राज्य पूछा है ना। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनको SEZ कहते हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा पूछा है, नंबर पूछा है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन थे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, तमिलनाडु। तो यदि आप देखेंगे तो लोगों ने गुजरात भी लगा दिया, किसी ने, है ना, महाराष्ट्र लगा दिया, जबकि इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ तमिलनाडु में है, जिसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना है ना। ऑप्शन तेलंगाना नहीं दिया है, देखिए ना। 2025 आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में लगभग 51 है ना परिचालन मतलब ऑपरेशनल कितने हैं SEZ 51 है ना। और उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना में 38 हैं, याद रखिए ना। दूसरे और तीसरा भी याद रखिए ना, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तेलंगाना, जिसमें 38 है, इसमें 51 है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में SEZ की संख्या कितनी है ना, और मध्य प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट में या किस उसमें जिले में सबसे ज़्यादा SEZ है ना। तो ऐसे पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्योहार, मैंने बताया ना पिछली बार एक त्यौहार से पूछा है, अब ये त्यौहार है संक्रांति क्यों मनाई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा है। कब मनाई जाती है ये नहीं पूछा, क्यों मनाई जाती है, उन्होंने कारण पूछा है क्यों मनाई जाती है, संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो ऑप्शन थे उसमें शीत अयनांत, है ना, विंटर सॉल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत, और 2 और ऑप्शन थे जिसमें कि माइथोलॉजी जो होती है उससे रिलेटेड ऑप्शन थे जो बच्चे को याद नहीं थे, है ना। तो संक्रांति को, तो इसका आंसर है, ज़्यादातर आंसर रहेगा कि इसका शीत अयनांत जब खत्म होता है और वो सूर्य जो है जो मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तरायण काल की शुरुआत भी कहा जाता है। पर धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है, जिससे कि यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है जो सर्दियों के अंत और बसंत के आगमन को, सर्दी मतलब विंटर के अंत को और बसंत यानी ऑटम के आगमन को दर्शाता है ना। तो इसका आंसर शीत अयनांत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, है ना। आप मेले त्यौहार मनाइए, उनके पीछे का कारण भी जान के जाइए। फिर एक साइंस पे पूछा है, मैंने जैसे बताया साइंस में केमिस्ट्री का भी वेटेज है ना, और फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज है। अब आगे की शिफ्ट में हो सकता है कि इनका वेटेज कम हो और बायो का वेटेज ज़्यादा हो, लेकिन आपको तो पढ़ के जाना ही है टॉपिक जो अभी, जैसे हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा है। तो इंसुलिन हार्मोन, लगभग हार्मोन के 2 से 3 सवाल बच्चों ने बताए हैं जिनको याद नहीं है, लेकिन 2 से 3 सवाल आ रहे हैं हार्मोन के। हार्मोन है एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और रक्त शर्करा, जो उसको ग्लूकोज कहते हैं, के स्तर को नियंत्रित करता है ना। ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करना, और ये पैंक्रियास के द्वारा बनाया जाता है। यह एक चाबी की तरह काम करता है जो रक्त प्रवाह से ग्लूकोज की कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। जैसे जो डायबिटीज़, मधुमेह में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए मधुमेह रोग होता है ना। तो इंसुलिन की खोज किसने की, अभी आप ये पढ़ के जाइए, खोज, है ना। अभी इंसुलिन पूछ रहा है, इसके आगे की चीज़ें वो पूछने वाले हैं। फिर अब देखिए मध्य प्रदेश के
जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे वाद्य यंत्र से भी पूछ रहे हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप जो बजाते हैं ना, उनसे पूछ रहे हैं, उनके प्रोपोनेंट पूछ रहे हैं ना। तो अब लोकगीत से पूछा, देखिए कलगी तुर्रा जो लोकगीत में क्या गाया जाता है। कलगी तुर्रा जो लोकगीत है, ये नहीं पूछा कब गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है ना, कौन से महीने में होता है, ये नहीं पूछा है। कलगी तुर्रा लोकगीत में क्या गाया जाता है। ऑप्शन थे आदिवासी लोकगीत है ना, आदिवासी जो थीम पूछा था, महाभारत से संबंधित थीम गाई जाती है, वेद पुराण, मतलब इस टाइप की माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने डाली है ना, कि जो ट्राइबल चीज़ें होती है उससे संबंधित है, महाभारत की थीम पर गाया जाता है ना। तो ये कलगी जो तुर्रा है लोकगीत कहाँ का है, निमाड़ का है ना, निमाड़ का है ना। तो जैसे एमपीपीएससी ने भी पहले ये क्वेश्चन पूछा जो विवादित हो गया था, जबकि इसको सही माना जाता है निमाड़ का। एक सांस्कृतिक रंग है, लिए पारंपरिक कला कलगी तुर्रा का स्वरूप अब भी बरकरार है। इस कला में दो गायक दल होते हैं ना, एक को कलगी कहते हैं और दूसरे को तुर्रा कहते हैं। इसके बारे में बहुत किंवदंतियाँ हैं ना, लोकगीत लोक उसमें लोक साहित्य में इसके बारे में बहुत ज़्यादा किंवदंतियाँ हैं। दोनों दलों में साजबाज के साथ गायक, गीतकार और साथी कलाकार होते हैं। श्री गणेश माँ सरस्वती वंदना के बाद दोनों दल अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं। तुर्रा गायक हैं, देखिए शिवराम जी कुशवाहा, मगरिया, कलगी गायक हैं यशवंत जी यादव रामपुरा है ना, सुमेर सिंह और मंगाराम, ये सब इसके फेमस है ना, मशहूर कलाकार हैं। तो ये याद रखेंगे कलगी तुर्रा। तो ऐसे ही और भी हमारे जो लोकगीत हैं है ना, नाट्य हैं है ना, नृत्य हैं, ये सब जैसे कल के उसमें मटकी नृत्य पूछा था है ना, मटकी नृत्य मालवा में जो होता है, आज निमाड़ का पूछ लिया है ना। अब जो बच्चे जिनका कल पेपर है वो बघेलखंड या बुंदेलखंड पढ़ के चले जाएँ है ना, बघेलखंड या बुंदेलखंड पढ़ के चले जाएँ, उसकी लोकगीत लोकनाट्य पढ़ के जाएँ है ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ यानी ब्रांचेस की स्थापना पूछी थी ना, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो कि जबलपुर में है, उसकी 2 क्या पूछी थी इन्होंने, खंडपीठ की स्थापना पूछी। तो दोनों खंडपीठ कहाँ, एक है इंदौर में, एक है ग्वालियर में है ना। 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठ स्थापित की गई। और जो तीसरी है वो भोपाल में हमारे बीपीएल मतलब भोपाल में बनाए जाने प्रस्तावित है। इसके बारे में और जान लेंगे है ना, क्योंकि ये टॉपिक आ रहा है तो कल भी शायद इससे पूछें। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसके अनुच्छेद 225 व 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा है ना। 1950 के बाद नागपुर ही रहा। फिर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है ना, उसकी धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को ही उच्च न्यायालय बनाया गया। जिस दिन हमारा, देखिए आज 1 नवंबर का सवाल है, आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर का ही सवाल पूछ लिया है। जैसे आज मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस भी है ना, तो 1 नवंबर का सवाल, 1 नवंबर का सवाल आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको है ना। और फिर 1 नवंबर 1956 को जबलपुर को बनाया गया, और फिर 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 खंडपीठ स्थापित की गई। फिर 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में कर दी गई है ना। और फिर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की जो डिज़ाइन थी है ना, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन है, उसकी डिज़ाइन इरविन द्वारा की गई है ना। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण भी राजा गोकुलदास के सहयोग से इन्होंने कुछ फंड दिया था, जिनके सहयोग से ये किया गया है। ये सब चीज़ें याद रखिए, आपके कल परसों की शिफ्ट में आने में बहुत चांसेस हैं। फिर एक बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, ग्राम सर्वोदय पूछा था या सर्वोदय योजना या क्या पूछा था, तो इससे रिलेटेड भी ये देखिए योजना का 5वां 6वां सवाल आया। फिर सन 2000 में मुख्य या मेजर इवेंट क्या हुआ था, इस टाइप का ही क्वेश्चन था है ना। सन 2000 का सबसे मुख्य इवेंट, उसमें ऑप्शन थे 4 ऑप्शन थे, जिसमें से जो सही ऑप्शन था वो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी है ना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना बिलासपुर में हुई थी है ना। तो ये हमने अभी यहाँ पढ़ा है ना, तो इसको आप याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन आया। फिर साइंस से क्वेश्चन आए, कौन सी धातु घुलनशील धातु है ना, विच मेटल इज सॉल्युबल है ना। तो इसमें ऑप्शन थे सोना चांदी और ये सब करके, और सोडियम भी एक सोडियम भी एक ऑप्शन था, ठीक है।
फिर होमोसेपियन, जैसे कल होमो इरेक्टस से पूछा था, आज होमोसेपियंस से पूछा, एसिड बेस की रिएक्शन पूछ रहे हैं ना, ये सब पढ़ के जाइए। ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है फिजिक्स में, इससे न्यूमेरिकल पूछे हैं, देखिए ना। लेंस के बारे में, ये गलत है स्पेलिंग, लेंस के बारे में न्यूमेरिकल पूछे, लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल्स पूछे उन्होंने, तो ये भी आप पढ़ के जाइए। हाँ, और एक चैप्टर, एक चीज़ और पूछी है साइंस में, अब ये साइंस में पूछी है या रीजनिंग में, आप कहीं भी मान लीजिए, ग्लैंड पूछी है ना, मैच द कॉलम 1 2 3 करके मैच द कॉलम कर दिया है ना, ABC है ना, तो इनमें मैच करना है ना कि कौन सा सही मिलान है, वो पूछा है ना। तो रीजनिंग में भी हो सकता है और साइंस में भी हो सकता है, जिस हिसाब से बच्चों ने बताया। तो आप देखिए, घबराने की जरूरत नहीं। MP यदि जिसने पढ़ा है थोड़ा सा भी है ना, थोड़ा सा भी टच में रहा है, तो उसका सही होगा। और भारत का इंडिया का जो GK है वो भी इतना ज़्यादा कुछ डीप पूछ नहीं रहा है वो, ठीक है। त्यौहार जरूर, करंट के 1 2 क्वेश्चन है जो इधर उधर से आ रहे हैं, बाकी इनका वेटेज अच्छा खासा है, 10 से 12 क्वेश्चन ये भी हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ये है ना। तो और जो इंडिया, सॉरी साइंस है, इसमें ये नहीं है, साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग आसान आ रहा है, रीजनिंग में आपने घबराना नहीं है। हाँ, मैथ्स में सवाल कम आ रहे हैं और वो आसान आ रहा है, लेकिन कम सवाल आ रहा है ना। और जैसे आपसे मैंने बोला था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी पूछ रहा है, जिसकी क्लास हम डेली ले ही रहे हैं, है ना। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए गप्पा क्लास। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, गप्पा क्लासेस 10 पर जाके इनरोल कर लीजिए, यानी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।